एक विधायक था बहुजन समाज पार्टी का, उमाशंकर सिंह। वो मजबूती के साथ अंगद की तरह मायावती के खेमे में पैर जमाकर खड़ा था। और मायावती जब कल पहुंची उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, तो मायावती जैसी आयरन लेडी, मायावती जैसी सख्त महिला अपने आंसू नहीं रोक सकी। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई है। भाई तो बहुत बने, शुल्क कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। मतलब कोमल वाक्य मैंने मायावती के मुंह से नहीं सुने हैं। वो हमेशा कठोर बात करती है। जीप चलवाई, जो कहते थे कि कमांडर जीप होती थी, वो बलिया से मऊ के बीच में, बलिया 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 मऊ 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 1245 नाम से नंबर से उनकी गाड़ी थी एम्बेसडर। जब पहली बार वो सफेद रंग की एम्बेसडर लिए। आज रेडिंग की तरफ से, हरिओम की तरफ से, वीरेश जी की तरफ से, मनोज राजन की तरफ से श्रद्धांजलि। ईश्वर उनको जन्नत दे, स्वर्ग दे और उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे। यूपी विधानसभा ने 1 महीने के अंदर अपने 2 विधायकों को खो दिया है। एक सबसे धनवान विधायक तो दूसरा सबसे गरीब विधायक। लेकिन दोनों में एक समानता है, दोनों ने अपनी पार्टी से कभी दगा नहीं किया। मनोज जी, आपने कहा ना कि दोनों अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान थे, उन्होंने कभी छल नहीं किया अपनी पार्टी से। यह बात वीरेश जी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आज के दौर की जो पॉलिटिक्स है उसमें मॉरल नहीं बचा, उसमें निष्ठा नहीं बची। किसी दल के सांसद इधर भागे जा रहे हैं, किसी दल के विधायक उधर भागे जा रहे हैं, लेकिन एक विधायक था बहुजन समाज पार्टी का, उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह मतलब एक विधायक किसी पार्टी का हो तो यूं टूट जाए, किसी के 200 हो, 300 हो, 150 हो तो बात अलग है, लेकिन इकलौता विधायक और टूटी के इस दौर में, तोड़ फोड़ के इस दौर में, वो व्यक्ति उमाशंकर सिंह जिसका नाम था, वो मजबूती के साथ अंगद की तरह मायावती के खेमे में पैर जमाकर खड़ा था। और आज की तारीख में अगर कोई इस निष्ठा के साथ राजनीति कर रहा है, वो अपने आप में एक धन है। धनवान तो होंगे, वो धनवान होंगे, उनके पास खूब पैसा होगा, ठेकेदार थे, बहुत सारा संपन्न व्यक्ति थे, वो सारी बातें अलग। लेकिन आज के पास, जिसके पास मॉरलिटी का धन है, जिसके पास निष्ठा का धन है, मेरी नजर में आज के राजनीति के इस दौर में वो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान है। चाहे एक विधायक अलमबदी खोया इसी विधानसभा ने, अलमबदी निर्धन थे, गरीब थे, कमजोर थे, लेकिन देखिए धन उनके पास भी उमाशंकर के बराबर था, उनके पास भी निष्ठा थी, उनके पास भी वही अंगद का पैर था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ पैर जमाकर खड़े थे। तो दोनों ही एक मामले में तो पूरी तौर पर धनवान थे। बैंक बैलेंस और काम से अर्जित धन, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, ये एक अलग बात है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि आज के दौर में किसी प्रदेश में, किसी देश में, कहीं भी आप चुनाव देखेंगे तो किसी न किसी पार्टी के, जो पार्टी अपना वर्चस्व खोती है, जिस पार्टी के पास लंबे समय तक सत्ता नहीं आती, उसके विधायक टूटा करते हैं। लेकिन ये दोनों अपनी जगह खड़े थे। मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक, और फिर भी उसने मायावती के साथ कभी दगा नहीं किया। और मायावती जब कल पहुंची उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, तो मायावती जैसी आयरन लेडी, मायावती जैसी सख्त महिला अपने आंसू नहीं रोक सकी। पहली बार मैंने वो पिक्चर पहली बार देखी है, पहली तस्वीर देखी कि जिसमें मायावती की आंखें बह रही हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जानते क्या कही थी कि रक्षाबंधन आने वाला है और उमाशंकर को मैं राखी बांधती थी, मुझे बहन मानते थे, इस बार राखी कौन बांधेगा। इस बात को लेके ऐसे मतलब कोमल वाक्य मैंने मायावती के मुंह से नहीं सुने हैं। वो हमेशा कठोर बात करती है, लेकिन बहुत मार्मिक उनकी आवाज निकल, कभी डबडबाता हुआ चेहरा भी नहीं, कभी नहीं देखा, आंखें नम। ओफो, क्या
उनका चेहरा कितना उदास, कितना उतरा हुआ था। और ये कहना कि कभी वफादारी से चूके नहीं उमाशंकर सिंह। वही हमारा हम और उसी की बात कर रहे हैं। उसी की बात कर रहे हैं, वो वफादारी से कभी नहीं चूके। आप पूर्वांचल की तरफ के रहने वाले, आप पूर्वांचल के से आगे जब बढ़ेंगे, पश्चिम की तरफ, बलिया की तरफ जाएंगे, कि रोड वहीं से जा रही है। आप कितना जानते हैं उमाशंकर को? भाई उमाशंकर सिंह छात्र राजनीति से जुड़े हुए, सतीश चंद्र कॉलेज है वहां पे बलिया में, उसके महामंत्री रहे। उनके पिताजी सेना में थे और सेना से जब रिटायर्ड हुए तो उन्हें एक कोटेदार के तौर पर कोटा मिला था, जो आज भी उमाशंकर के राशन की दुकान। राशन की दुकान, मिट्टी का तेल, चीनी, ये बेचने का काम उनके पिताजी करते थे। और ये काम सतीश चंद्र महाविद्यालय के महामंत्री के तौर पर उमाशंकर ने भी किया। शुरुआत वहीं से किया, छात्र नेता, बिजनेस की शुरुआत, पैसा कहां से आएगा, इसकी शुरुआत वहां से हुई। फिर हरिनारायण राजभर एक मंत्री थे, जेल मंत्री थे, उनके वो पीआरओ के तौर पर काम करते हैं। फिर सपना देखते हैं कि आगे बढ़ा जाए। फिर उन्होंने जीप चलवाई, जो कहते थे कि जीप, पीजो और उस तरह की जो जीपें होती, कमांडर जीप होती थी, वो बलिया से मऊ के बीच में, बलिया बलिया बलिया, मऊ मऊ मऊ। आप सोचिए, ये जर्नी है, ये एक यात्रा है। इस प्रदेश के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि वो छात्र नेता थे, इसलिए उस कंपनी का नाम भी बस छात्र शक्ति रखा हुआ, क्योंकि उस शक्ति को वो पहचानते थे कि हम छात्र नेता के तौर पर जाने जाते हैं बलिया में, और इस शक्ति को अर्जित कर इस पूरे प्रदेश में और देश में हमको नाम कमाना है। उस मूल भाव को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। मतलब छात्र राजनीति से जो शक्ति उनको मिली, जहां तक वो राजनीति में उठ कर आए, इसलिए वो जड़ नहीं भूले, वो छात्र राजनीति वाली, इसलिए छात्र शक्ति नाम रखा उसका। जी, जड़ भूलने की अगर आप बात करेंगे तो 1245 नाम से नंबर से उनकी गाड़ी थी एम्बेसडर। जब पहली बार वो सफेद रंग की एम्बेसडर लिए, जब बलिया में जीप का काम करके, पेट्रोल, मिट्टी का तेल बेचकर, ये सब काम करके, जब वो लखनऊ, प्रदेश की राजधानी, जब देवरिया, बलिया, बुलंदशहर, चंदौली, इन इलाकों से लोग जब कमा कर निकलते हैं, एक बड़ा सपना देखते हैं कि अब राजधानी चलना है, लखनऊ पहुंचना है। वहां तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हैं, वहां तो राजनाथ सिंह हैं, वहां तो मुलायम सिंह हैं, वहां तो मायावती जी हैं, वहां अखिलेश और योगी जी हैं। वो सपना लेकर जब युवा चलता है तो उसका रंग ही कुछ अलग होता है। उस छात्र शक्ति की स्थापना करने के बाद जब उमाशंकर लखनऊ की तरफ बढ़े तो एम्बेसडर के साथ बढ़े, वो सफ़ेद रंग की एम्बेसडर, और उनको मिली पहली बार अगर देखा जाए तो कुसुम राय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी। वो सफेद गाड़ी माल एवेन्यू रुकी। जी, माल एवेन्यू। कुसुम राय का हाथ उन पर बहुत रहा, और उस वजह से उन्होंने शुरुआत की और अच्छा पैसा कमाया। बहुत विनम्र उमाशंकर को आपने देखा होगा। अरे वो बाद में बताऊंगा आपको, पहले आप पूरा करिए। विनम्रता। फिर उमाशंकर सिंह कुसुम राय के जरिए इस, अच्छा, मतलब पीडब्ल्यूडी के जरिए उनको काम मिला। ओके, काम मिला। फिर टी राम एक थे जो विधायक हैं अभी, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। इंजीनियर इन चीफ थे। उनका भी बहुत आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। उससे भी उन्होंने छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी को आगे बढ़ाया। फिर सरकारें आई, फिर जब बसपा की सरकार आई तो उस वक्त टी राम का, त्रिभुवन राम का बड़ा जलवा था, बहुत जलवा। और इतनी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो थे वो पीडब्ल्यूडी में, इतनी हैसियत हो गई थी इनकी, उमाशंकर सिंह की, कि उमाशंकर सिंह ने 12 में चुनाव लड़ने की ठान ली। और बसपा की सरकार तो नहीं बनी 12 में, अखिलेश यादव की सरकार बनी, और 12 में वो विधायक हो गए रसड़ा से। फिर 12 में विधायक हुए तो शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुए। शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुए तो शिवपाल यादव के जरिए छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी काम मिला, और अच्छा काम उन्होंने किया और काफ़ी आगे बढ़े। ये कारवां बढ़ता गया। 17 में वो फिर चुनाव लड़े। 17 में फिर न सपा की सरकार आई, न बसपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार आ गई, और फिर विधायक हुए उमाशंकर सिंह। इस सरकार में उनकी कंपनी जो है, केशव मौर्य पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हैं, और उनकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी होने के बाद योगी आदित्यनाथ से मिलना जाना,
भाजपा के नेताओं से मिलना, अपनी विनम्रता, अपनी सहजता की वजह से एक बार फिर उनकी गाड़ी पटरी पे आती है, और फिर पटरी पे आती है तो फिर पीडब्ल्यूडी में उनका अपना दखल होता है और उनकी अपनी हैसियत होती है, और फिर 22 का चुनाव आता है। 22 के चुनाव में वो फिर जीतते हैं रसड़ा से। इस बार जो मार्जिन है वो कम होता है, क्योंकि सुभाषपा का कैंडिडेट जो वहाँ से लड़ता है वो अखिलेश यादव के सहयोग से जो पार्टी गठबंधन था उसमें वो चुनाव होता है, और 5000 के करीब वोट से किसी भी तरीके से इस इकलौते विधायक के तौर पर उमाशंकर सिंह चुनाव जीतते हैं। फिर बाद में बीमारी होती है, फिर लेकिन छात्र शक्ति की जो शक्ति है इस बीजेपी सरकार में भी कम नहीं होती है, और बीमारी होती है तो फिर कैंसर होता है, और फिर जो स्थिति है। लेकिन उमाशंकर की जो सबसे खास बात है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, बहुत सहज सरल थे। बिल्कुल। अगर वो गांव पे भी होते थे तो कोई भी, सबसे पहले एक बात थी उनके गांव पे कि पहले पानी पियो तब जाओ, मतलब पानी पियो तब मिलो। अगर पानी पहले, जब कोई भी उनका फरियादी उनके घर जाता था तो पहले वो पानी की व्यवस्था होती थी, पानी के साथ मीठा पानी होता था, तो वो मीठा पानी पीता था। उसके बाद फिर विधायक के पास जन सुनवाई के लिए वो वो आता अंदर से आदेश थे, और ये लोगों को, जो लोग आते थे वहां पे, उनसे कहा जाता था, अरे विधायक जी मिलिए ही ना, हाँ, पहले पानी पी लो। हाँ, पानी पी तो पानी पीने के बाद विधायक, पानी पीने के बाद वो टोकन था। हाँ, वो टोकन था, मिलना, ये सहजता। फिर वो जब वो छात्र नेता थे तब से बाबा धाम, बैजनाथ धाम सैकड़ों लोगों को लेकर यात्रा कराते थे, धार्मिक यात्रा पर ले जाते थे सैकड़ों लोगों को, और पैदल जाते थे। जो धार्मिक यात्रा बाबा बैजनाथ धाम की थी, लगभग 100-125 किलोमीटर की जो भी यात्रा है या जो भी दूरी है, सुल्तानगंज जो पानी जहाँ से बाबा धाम का उठाया जाता है, वहाँ से बाबा धाम तक नंगे पाँव चलकर बाबा धाम की वो परंपरा उसको निभाते थे। और बलिया में लोग, सैकड़ों लोग उनके साथ जाते थे, बसें चलती थीं, उनकी सारी व्यवस्था उन्हीं के पास थी। माँ वैष्णो देवी के पास जो धार्मिक यात्रा चलती थी उसकी भी सारी व्यवस्था वो करते थे, अपने समाज के लोगों को, अपने गाँव के लोगों को, गरीबों को धार्मिक यात्रा पर ले जाते थे। लड़कियों की निःशुल्क शादियाँ कराते थे, सैकड़ों हजारों की संख्या में लड़कियों की शादी कराते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और जो सहजता थी, सरलता थी, कभी उनके सर चढ़ पे बोली नहीं। आप सोचिए कि उनके उम्र का अगर कोई ब्राह्मण होगा उसका पैर छू लेंगे, उनसे छोटा ब्राह्मण होगा उसका पैर छू लेंगे, कोई रसूखदार व्यक्ति होगा, किसी भी जाति का होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी जाति का हो, उसका वो पैर छू लेते थे, पैर छूते थे। विनम्रता तो, सहजता तो बहुत थी। और जिस तरीके से कल जब उनका देहांत हुआ तो मुझे 2-4 सीन, 10 सीन याद आ गए। उमाशंकर के घर में ही शादी थी, बेटी की शायद, ताज में शादी हुई थी। ये गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन, मैं पत्नी के वहाँ आए थे, बच्चों के साथ आए थे। दुर्गा शक्ति नागपाल थी उसमें, उनके पति जो अब फिल्मों में चले गए वो वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं जब पहुंचा तो मतलब चाहे कितने बड़े लोग खड़े हों, एक अब समाज थोड़ा वैसा बनता जा रहा है कि जो आड़ लेके पैर छूने लगा है। गौर करते हैं आप इस बात का कि थोड़ी सी आड़ हो जाए, सबके सामने न छूए, थोड़ी सी आड़ लेके छूए वरना हमारा कद झुक जाएगा। बता रहा हूं वहां उसमें कौन सा राजनीतिक आदमी नहीं खड़ा था। जैसे ही उमाशंकर जी ने मुझे देखा, जैसे वो पहले दिन से ऐसे झुक के पैर छूते थे वैसे झुके। वो दृश्य याद करके मुझे उनका वो चेहरा याद आ गया। एक शादी और थी, पंडित सिंह से कोई रिश्ता था इनका क्या? दिनेश सिंह से रिश्ता है? नहीं, दिनेश सिंह से तो अब रिश्ता है। एक पंडित सिंह उनके किसी कार्यक्रम में आए थे, या किसी कॉमन कार्यक्रम में पंडित सिंह भी थे और उमाशंकर भी थे। वहां पर भी उनका यही है, मतलब जो व्यक्ति बड़ा है उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति किसी को ऐसे प्रणाम नहीं करता था और ऐसे आधा झुक के, जरा सा झुक के नहीं करता, पूरा पैर छूना उनका। ये दृश्य कल मुझे थोड़ा सा उनका स्वभाव था, मर्म दे गए। 2011, 2012, 13 की बात, झुक के मिलना, 2013 की बात है। वो विधायक हो गए थे रसड़ा से, और मैं दिल्ली में पत्रकारिता करता था। तो दयाशंकर सिंह जो बलिया से मंत्री हैं, जो दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह, उमाशंकर और दयाशंकर बलिया में सब लोग जानते हैं, एक जोड़ी हुआ करती थी। जब बलिया से चलकर उमाशंकर लखनऊ पहुंचे
तो दयाशंकर यहाँ छात्र राजनीति करते थे। छात्र राजनीति करते थे तो एक छात्र नेता लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है, महामंत्री है, तो जाहिर सी बात है एक छात्र नेता जो सतीश चंद्र कॉलेज का होगा उससे उसका लगाव होगा, और एक उम्र, एक बराबर की उम्र है तो दोस्ती भी होगी। तो उमाशंकर और दयाशंकर की दोस्ती बहुत जो है बहुत नज़दीक की दोस्ती रही, और इसकी लोग मिसाल दिया करते थे। उसी दयाशंकर ने उमाशंकर से मुझे साल 2013 में मिलवाया था। अरे वाह, क्या बात। दिल्ली में। और ये मुलाकात हमारी हुई थी ली मेरिडियन होटल में। ली मेरिडियन होटल में उमाशंकर सिंह रुके थे और दयाशंकर सिंह दिल्ली आए, तो मैं विजय चौक पर पत्रकारिता का कुछ लाइव वेब कर रहा था अपना, तो उस वक्त दयाशंकर सिंह का फ़ोन आया कि कहाँ हैं वीरेश भाई। तो मैंने कहा यहीं हूँ। तो आइए आइए, हमारे एक मित्र हैं, उनसे ली मेरिडियन में चलते हैं मिलते। हमने कहा चलिए चलिए, आपको वहीं खाना खिलाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है चलते हैं, अभी काम है। बोले आप 7 बजे आ जाइए, शाम को 7 बजे तक तो खाली हो जाएंगे। हमने कहा हाँ खाली हो जाएंगे। तो फिर मैं 7 बजे के 7:30 बजे ली मेरिडियन पहुंचा। तो मैंने फ़ोन किया दयाशंकर सिंह को कि कहाँ हैं। बोले आप 603 नंबर में, मुझे नंबर भी याद है, 603 नंबर में आ जाइए, ऊपर हम लोग बैठे हैं, मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ली मेरिडियन तो हम सब जाने ही हुए हैं, कौन सा ठीक बात। तो मैं आ जा रहा हूँ। तो मैं अपना गया 603 में। तो दयाशंकर सिंह, उमाशंकर सिंह और बलिया के कुछ लोग बैठे थे और तमाम और भी लोग बैठे थे। हाँ, 2-4 पुलिस के लोग भी बैठे थे जो इस वक्त बड़े पदों पर हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो लोग भी थे। उस वक्त वो नोएडा वगैरह में पोस्टेड थे। ठीक है, कुछ लोग अभी STF में भी हैं। तो मैं दरवाज़ा खोला तो दयाशंकर भाई ने कहा आइए 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 वीरेश भाई, ये उमाशंकर सिंह हैं, हमारे मित्र हैं, रसड़ा से विधायक हैं। अरे हमने कहा इनको तो जानते ही हैं, इनका जो अभी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इनकी सदस्यता जाने को है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव ये ठेकेदारी करते हुए लड़ रहे थे। अरे हम लोग भी तो दुनिया को जान ही रहे हैं, इसी धंधे में है। तो एक बार सदस्यता गई उनकी। हाँ, सदस्यता क्या बच गई थी उसकी, सदस्यता बच गई थी, सुप्रीम कोर्ट से बचा ले गए थे। अच्छा। एक विधायक की अध्यक्ष बजरंग बहादुर की सदस्यता उसी में चली गई उसी थी, में चली और उमाशंकर कोई मामूली खिलाड़ी नहीं, तो वो बचा ले गए थे अपना। लेकिन उसी केस में वो वहाँ ली मेरिडियन में रुके हुए थे। तो हमने उनका बता ही दिया कि ये तो इनका मामला केस चल रहा है कि सदस्यता चली जाएगी। बोले अरे अरे आइए बैठिए बैठिए। फिर उन्होंने अरे भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे मैं देखता रहता हूँ आपको, मैं उस वक्त इंडिया टीवी में था। तो बोले कि अरे हम देखते रहते हैं आपको, रजत जी के चैनल पे ये है। फिर बैठे बैठे फिर साथ में हम लोग कहे कि उमाशंकर सिंह ने कहा कि यहाँ खाना बढ़िया नहीं मिलता, यहाँ खाना बढ़िया नहीं मिला, चलिए हम आपके बढ़िया दूसरे जगह लेके चलत हैं। तो फिर गाड़ी का क्या मामला, गाड़ी तो गाड़ी ही है, कई गाड़ी थी। फिर हम लोग जो है उमाशंकर, दयाशंकर, अधिकारी, ये सब लोग जो है हम लोग गाड़ी में बैठे और हम लोग गए। मुझे याद है मालचा यूपी भवन के पास में यूपी भवन है, वहाँ पे मालचा मार्ग है। मालचा मार्ग का एक रेस्टोरेंट है, फ्यूजिया रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट। क्या बात है, बड़ी याददाश्त बात है, बहुत बढ़िया। आज भी जो दर्शक जानते हो जानते हैं, फ्यूजिया रेस्टोरेंट था। हम लोग भी मतलब गाहे बगाहे चले जाते थे। तो दयाशंकर, उमाशंकर, वीरेश पांडे, ये सब फ्यूजिया रेस्टोरेंट में पहुंचे। फ्यूजिया रेस्टोरेंट चाइनीज़ के लिए बहुत फेमस है, चाइनीज़ डिश वहाँ। तो फिर उसके बाद से उमाशंकर जी ने कहा कि वीरेश भाई ये खाइए, बहुत अच्छा है, मेरी पसंद का। तो फिर फ्यूजिया रेस्टोरेंट में हम लोग खाना वाना खाए। रात में 11:30 बज गया। फिर हम लोग वहाँ से खाना खा के उमाशंकर ने कहा कि आपको पान खिलाता हूँ बहुत बढ़िया। तो फिर 24 जनवरी क्लैरिजेज, अच्छा होटल क्लैरिजेज है। होटल क्लैरिजेज के बाहर एक प्रतापगढ़ के पंडित जी हैं, वो बहुत बढ़िया पान देखिए, वो भी पांडे जी हैं। तो क्लैरिजेज होटल के सामने। अच्छा, हम लोग दिल्ली में पत्रकारिता करते थे, सारी दुकान जान ही रहे हैं। ठीक बात। घूमते ही थे लुटियन जोन में, तो वहीं इधर उधर। तो हमने कहा कि चलिए लेके चलते हैं। फिर हम गए वहाँ क्लैरिजेज पान, फिर हम लोग पान खाए, हम दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह और सारे लोग। उसके बाद से फिर हम गाड़ी पकड़ के नोएडा चले आए, अपना रुक गए। फिर अगले दिन फिर हमारी मुलाकात हुई। पार्लियामेंट चल रहा था, तो पार्लियामेंट में वो किसी से मिलने गए थे और हम पार्लियामेंट कवर करते थे। तो वहाँ मैं देखा कि जो गांधी जी की मूर्ति है, वहाँ मैं खड़ा होकर अपना पीस टू कैमरा कर रहा था। तब तक वो देखे कि मैं कर रहा था, एक पीछे से हमारा कैमरामैन का कोई आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ पे खड़ा है। तो हमने कहा अभी कर लेने दो यार, पहले बहुत लोग खड़े रहते हैं, अभी चैनल डंडा कर देगा, जल्दी भेजो माल। तो मैंने अपना PTC UTC किया और उसको करने में 10-15 मिनट लग गया।
अब मैं अपना उसको पढ़े जा रहा हूँ, रटे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, पढ़ना है ना कैमरे के सामने। फिर कर कुरा के जब मैं खाली हुआ, हमने ईपी ऊपी निकाल के उसको थमाया, तो घूमा, देखे उमाशंकर सिंह इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया हम तो और बताइए, आपको देखा हमने कहा कि अब चलें भैया से मिलनी। तो फिर उमाशंकर सिंह से फिर वहाँ पार्लियामेंट में मुलाकात, फिर मैं उनको पार्लियामेंट कैंटीन में ले गया। हमने कहा आइए आपको आज यहाँ का छाछ पिलाता हूँ। तो फिर पार्लियामेंट कैंटीन में हमारे साथ वो बैठे, 2-4 और सांसद मिल गए। वहाँ उनका मैंने परिचय कराया कि ये रसड़ा से विधायक हैं, ये है वो है। तो फिर आई गई बात, फिर चले गए। फिर जब वो दिल्ली आते थे तो वो फिश के बहुत शौकीन थे, मछली के बहुत शौकीन थे। तो वो बोलते थे कि मैं नेहरू प्लेस में एक दुकान है भैया, आपको ले चलूँगा, वो बहुत बढ़िया फिश मिलती है वहाँ पे। अरे तो फिर जब वो आते थे दिल्ली तब हम लोग मुलाकात करते थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक घर खोजना शुरू किया पंचशील मार्ग पे। मैंने बताया कि आपको घर लेना है तो आप इन इलाकों में लीजिए। तो फिर वो कहे कि भैया देखता हूँ, मैं अपना करता हूँ। फिर खोजते 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 पंचशील मार्ग पे उन्होंने कोठी ली। हाँ, मैं तो गवाह हूँ सब। ठीक बात। हाँ, तो मैं जब वो कोठी ली तो मैं गया था देखने कि कैसा है। मतलब ठीक है, बच्चे वहाँ रह के पढ़ेंगे उनके। ये जो लड़का भी है और एक लड़की थी उनकी, तो वो आईएएस की कोचिंग वगैरह करने के लिए उसको कोशिश करते थे कि अच्छा कर जाए। तो वो लड़की और अपने लड़के को वहीं पंचशील में रख दिए कोठी। हमने कहा ठीक है, एकदम ओके कर दिया मैंने, पंडित जी ने ओके कर दिया। तो उसके बाद से फिर वहाँ पे उन्होंने एक गेट टुगेदर किया। जब उस घर में घुसे तो उस गेट टुगेदर में भी मुझे बुलाया था। तो मैं उमाशंकर दयाशंकर फिर थे वहाँ। तो मैं तो साक्षी हूँ सब इन सब चीज़ों का। वो बड़े विनम्र स्वभाव के। मैं आपको एक छोटा सा, मेरा कैमरामैन अभी हरिओम जो कैमरा चला रहा है, ये बैठा हुआ है। अभी कल ये भावुक हो गया, कल वहाँ था। ये इसलिए भावुक हुआ कि ये 22 के चुनाव में मैं गया था। मैं एक प्रोग्राम करता था एबीपी न्यूज़ के लिए, कुरुक्षेत्र। मैं जाता था कुरुक्षेत्र, मतलब रणभूमि में जाता था और रणभूमि करता था कि रण में उतरे हुए ऐसे रणबांकुरे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके फील्ड की क्या रिपोर्टिंग है। तो मैं खोजते खोजते उनको रसड़ा चला गया। रसड़ा में उनको फ़ोन किया तो पता चला कि वो किसी गांव में है। फिर गांव में खोजते खोजते हम लोग गए तो वहाँ उनका काफिला मिल गया। फिर वहाँ हमने इंटरव्यू किया और पूरा इंटरव्यू करते करते फिर वो कई गांव में हमको लेके गए। दलितों की बस्ती में हमको लेके गए। दलितों में जितने दलित थे, खटाखट पैर छूना, उनसे किसी को कुछ करना, किसी को आश्वासन देना, किसी को धन देना, किसी को जो चीज़ हो सकती है। लड़ाई बहुत टफ थी क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और एक गरीब कैंडिडेट था, पैसे में बहुत गरीब था, चौहान बिरादरी का, जो लड़ रहा था ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, लेकिन बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ रहा था। और किसी तरीके से ओम प्रकाश इनको उमाशंकर को हराने के लिए अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे लोग एकजुट हो गए थे इस बार हरा ही देना है उमाशंकर को। इसलिए चुनाव उनका टफ था। तो उन्होंने गाड़ी में बैठे बोले, बाबा, हमको बाबा कहते थे, बाबा चुनौआ बड़ा कठिन बा, एबरी के चुनौआ बहुत कठिन बा। हमने कहा अरे इतना धन बा, कौन चुनौआ कठिन बा, मारदा साला पूरा रेलम रेल। बोले अरे करी बादो बहुत कठिन बा। हाँ, बहुत खुल के बात होती थी, दोस्ती थी हमारी, खुल के ही बात करते हाँ, हैं। तो हम दोस्ती थी। तो हमने कहा का करबा इकुल रख के मारा एबरी। तो बहुत कठिन चुनाव। तो फिर हम लोगों का इंटरव्यू वगैरह खत्म हुआ। फिर उन्होंने कहा बाबा जइह मत ऐसे, हमारे वो फार्म हाउस बा ऊपर, आज राती के रुक का। तो फिर कहाँ जाइब? हम कहे हम जाते हैं गोरखपुर। बोले गोरखपुर चलिए, गोरखपुर से रास्ता बहुत दूर नहीं खे, हम ही रास्ता बनोले हैं छात्र शक्ति से, गोरखपुर तू बलिया। हाँ, तो मैं सब बढ़िया बा, आ तू चलिए यही रास्ते से, बाबा घबरा मत, आज रुका बाबा। अरे हमने कहा कि ठीक है, हम देख रहे हैं। बोले ना, आज रुकना है आपको, आज आपको जाना नहीं है। उन्होंने एक आदमी को लगा दिया। अभी वो एक उनके साथ का आदमी था, अभी उसकी 6 महीने पहले डेथ हो गई। वो बाल नहीं थे उस आदमी के, कोई श्रीवास्तव जी थे वो, उनके साथ रहते थे। नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अभी मोबाइल में देखूंगा तो नाम देखिए याद, अभी उमाशंकर सिंह के नाम से वो सेव है उनका नाम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो उनको जान जाएंगे कि रवितोष था। रवितोष को भी मैं जानता था। तो रवितोष जो है वो उसको लगा दिया उन्होंने
कि नहीं बाबा इस बार जाना नहीं चाहिए, बाबा को इस बार खिला के भेजना। अरे हमने कहा कि अगले दिन हमको रणभूमि करना है, तो फिर मैं इतना जिद किया, फिर मैं चला गया गोरखपुर जाके, मुझे क्योंकि गोरखपुर शूट करना था सवेरे और सवेरे, इम्पोर्टेंट सेंटर था वहाँ। योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं वहाँ जाना था, हमको सारी स्टोरी करनी थी, तो मैं रुका नहीं। तो फिर चुनाव खत्म हुआ, चुनाव जीत के आए, बोले बाबा हमार सेवा लिहला ना तू, हाँ उस दिन रुकला ना। हम कहने अरे बहुत पेचा रहता है यहाँ पे, जानते हैं चुनाव चैनल है, चुनाव की नौकरी है, अभी चली जाई नौकरियाँ तो कहाँ क्या करेंगे। तो उसके हंसी मजाक, फिर कुल मिला के उनके स्वभाव और व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ। वही उमाशंकर और दयाशंकर सिंह, कल दयाशंकर सिंह उनके निधन पर भावुक हो गए, रोने लगे। बीच में तो स्थिति उमाशंकर और दयाशंकर वर्सेज हो गया था। दयाशंकर और उमाशंकर का बलिया की राजनीति में वर्सेज माने एक दूसरे से दुश्मनी, जानी दुश्मनी की स्थिति हो गई थी। एक वर्चस्व की लड़ाई, एक मंत्री और एक विधायक के बीच में लड़ाई। और वो कटुता का माहौल तब हुआ जब स्वाति सिंह के बेटी और दयाशंकर सिंह की बेटी का को जब बसपा के नसीमुद्दीन वाला कांड हुआ था। नसीमुद्दीन के कांड में जो सारे बसपाई नारे लगा रहे थे उसमें कि बेटी को लेकर जो बवाल हुआ था, उसमें दयाशंकर सिंह को ये बात खल गई कि उमाशंकर तो हमारे दोस्त हैं, उमाशंकर कैसे मतलब उसमें खड़े होते। मजबूरी भी थी, हमने भी पूछा था एक बार उमाशंकर से, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी में बहन जी की पार्टी है, अगर मैं दोस्ती उस तरह से निभाने लगता तो मैं पार्टी से बाहर कर दिया जाता। मेरी मजबूरी थी, वहां मैं बसपा का नेता था इसलिए मैं वहां खड़ा होना मेरी मजबूरी थी, मैं खड़ा हो गया। और उसी बीच में जो भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले लोग होते हैं, फिर उन्होंने उसी दरमियान साल 16-17 की बात है, 16 की बात है, और दयाशंकर उमाशंकर की दोस्ती टूट गई। मैं तो उसका साक्षी हूं। और उसी दयाशंकर ने उमाशंकर से मिलवाया था, उमाशंकर दयाशंकर की स्थिति को मैं जानता था। फिर दयाशंकर की पत्नी चुनाव लड़ी, फिर वो विधायक हुई, मंत्री हुई, फिर दयाशंकर सिंह चुनाव लड़े, वो विधायक हुए, मंत्री हुए, लेकिन दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह के दिल मिले नहीं। फिर वहां वर्चस्व की लड़ाई हुई, मीडिया में तमाम बयान आए, कल उनको भी दिक्कत हुई होगी। लेकिन कल जब दयाशंकर सिंह पहुंचे उमाशंकर सिंह के निधन पर उनके घर, तो वो भी रोने लगे, भावुक हो गए, क्योंकि उनको याद आया होगा, अरे अरसे पुराने अच्छे दिन, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू अजनबी बेवफा हो गया। सही बात है। तो वो तो पुरानी यादें होती है ना, बहुत सारी यादें होती हैं, लेकिन ऐसे वक्त में आदमी का दिल भर आता है, वो अच्छी यादें याद आती हैं कि यार बताओ कि, और फिर लगता है कितनी छोटी सी बात पर हम अलग हो गए, हम अलग हो गए, क्या हम समझ सकते थे, हम समझ नहीं पाए, या जो भी है। कुछ तो अंदर की, जाने के बाद तो अफसोस रह जाता है, अंदर की जो भावनाएं हैं। भाई दयाशंकर भी एक इमोशनल व्यक्ति हैं, यस। वो चीजें उभर आई, और वो नकली रुलाई थोड़ी होती है, कोई ऐसा नकली वो ना भी जाते तो चल रही थी दिक्कत हमारी, नहीं जाते। दोनों में दुश्मनी थी, हमारा 36 का था, हम नहीं जाते, लेकिन गए। ये दयाशंकर का बड़प्पन है। हाँ, इन पॉलिटिकल पुराने लोग हैं, छात्र नेता हमेशा। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो छात्र संघ की नर्सरी बंद हो गई ना, इसलिए मॉरल खत्म हो गया, नेताओं का मॉरल खत्म हो गया, और आपस के रिश्ते खत्म हो गए। जो राजनीति की नर्सरी थी, जो राजनीति सीख के आता था, तो वो नेता अलग ही होता है। आज भी किसी भी छात्र नेता से आप मिलेंगे, उसका जो व्यक्तित्व होगा वो समावेशी होगा, क्योंकि वो किसी के आलू लेके खा लिया, किसी का सब्जी लेके खा लिया, किसी के कुकर से दाल चुरा लिया, किसी से कपड़ा पहन लिया। अरे वो समावेशी होता। अब आप यूपी की परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, सबका व्यक्तित्व एक जैसे। अब ब्रिजेश पाठक हैं, छात्र राजनीति से हैं, तो आप देखिए कि सब है, हर आदमी कहता है ब्रिजेश पाठक के साथ है, वो भी किसी से बहुत प्रोटोकॉल नहीं रखते हैं। अरविंद सिंह गोप के यहाँ चले जाइए, अरविंद सिंह गोप के अंदर भी आपको छवि देखने को मिलेगी, यारबाजी की, दोस्ती की। सर्वदलीय लोग हैं, सर्वदलीय। ब्रिजेश पाठक की, दयाशंकर सिंह की भी यही छवि आपको देखने को मिलेगी, हर जगह भीड़ रहती है। जो छात्र नेता नहीं है ना, वो रियल में उस तरह का नेता नहीं होता। ठीक बात। आप चक्कर क्या है, जब आपका छात्र संघ का चुनाव हुआ तो एक अध्यक्ष बना, एक महामंत्री बना। अब वो अपने पॉलिटिकल करियर में हो सकता है अध्यक्ष सपा की तरफ चला गया हो, और जो महामंत्री वो भाजपा की तरफ, पर वो कॉलेज कैंपस की दोस्ती थोड़ी ना खत्म करेगा। लेकिन आज आपके किस्सों से एक बात, मेरा भी दयाशंकर से पुराना साथ है, हमारी खूब मुलाकातें होती थी, और उनका जो
लब्बो लवाब है। अगर आप कहेंगे कि दयाशंकर की खासियत क्या है, तो दयाशंकर के चेहरा कभी विकृत नहीं देखा गया। दयाशंकर के चेहरे पर हमेशा विनम्रता का भाव रहता है। दयाशंकर के चेहरे पर स्वभाव में हमेशा झुकना उन्होंने सीखा। और चक्कर क्या है, आदमी के पास 4 पैसे आते हैं तो उसकी छाती के 4 बटन खुल जाते हैं, छाती अकड़ जाती है। लेकिन इतना धनवान होने के बावजूद दयाशंकर जिस तरीके से झुककर चलते थे, उमाशंकर, माफ कीजिएगा, उमाशंकर जिस तरीके से झुककर चलते थे, वही ये साबित करता है कि बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या आज भाजपा की हो, आप जाइए तो जैसे ही आप एक्सप्रेसवे से घुसेंगे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा की तरफ, सब छात्र शक्ति के बोर्ड लगे रहते हैं, सब वहां बन रहे हैं। यानी उन्होंने, उनकी विनम्रता ने उनको काम दिलाया, ठीक। और धनवान होके इतना लचीला होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल होती है। और इस वजह से दयाशंकर हमेशा याद रखे जाए। माफ कीजिएगा, बार बार दयाशंकर निकल, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है। उनको हमेशा लोग उनकी विनम्रता के लिए याद रखेंगे। और मुझे एक चीज और लगती है कि शायद इस बार उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। इस बार बेटा चुनाव लड़ेगा जरूर। और मायावती जी ने तो कह भी दिया है कि मैं इसका साथ दूंगी, मैं इसको चुनाव लड़ाऊंगी, राजनीति में इसको आगे बढ़ाऊंगी। तो मायावती जी खुद ही अपनी पार्टी की सब कुछ है, तो उन्होंने कह दिया है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंचे वहां, वो पहुंचे। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया, ठीक, एक्स पर उन्होंने भेजा। तो ये एक ठीक है, अच्छी परंपरा, सर्वस्वीकार्य व्यक्ति थे। और आप अच्छी, मतलब एक पॉलिटिकल ठीक मैसेज आता है। आज देखिए बलिया में आज क्रिमेशन, सब लोग रो रहे थे, सब उनके पक्ष विपक्ष सब रो रहे थे। तो वो जो कमाई है ना उमाशंकर सिंह की विनम्रता सीखने लायक। वो ऐसी विनम्रता आती नहीं, इतना पैसा होने के बाद भैया के अलावा कुछ नहीं करते, कोई नहीं निकलता, कुछ भैया के अलावा। एक रिक्वेस्ट वीरेश भाई आपसे और है, उसके आज इस चर्चा को हम लोग श्रद्धांजलि के साथ खत्म करेंगे। 2 लाइनें अलमबदी के लिए। अलमबदी, अरे क्या बात है, साइकिल से आने वाला 93 साल की उम्र में अलमबदी साहब साइकिल से विधानसभा आते थे। ऐसी राजनीति में जब पैसा एक कल्चर बन गया है, पैसे के बिना राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति में पैसा घुस गया है, व्यभिचार घुस गया है, सब कुछ घुस गया। और अलमबदी साहब ने उस पैसे को चिमटी से नहीं छोड़ा। क्या बात है। जो हर विधायक अपनी निधि बेच रहा है और ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री के पास इसलिए जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोजेक्ट अपने इलाके में ले जाएं जिसमें मुझे कट और कमीशन मिले। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये सब लोग जो सुन रहे हैं सबको पता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे विधायक, सभी विधायक ऐसे नहीं होते, हो गया है, सभी विधायक ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा का ये कल्चर बन गया। वो जो आपने बात कही ना, कल्चर बन गया है, वो संस्कृति हो गई। और विधायकों का खर्च भी तो बहुत है, इतने उनके लोग हैं, सब लोग अपेक्षा करते हैं कि उनको पैसा चाहिए, तो खेत बेच के तो पैसा देगा नहीं विधायक। आप देखिए, जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब जाएगा कहे बाबू हमके 10,000 चाहिए, रोज वो 50,000 1 लाख विधायक अगर बांटेगा तो खेत बेच दे अपना घर, उसके पास उतना खेत भी नहीं होगा तो भी नहीं पूरा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ईमानदार विधायक है अलमबदी जैसे, तो उससे कोई पैसा भी नहीं मांगेगा, और वो विधायक होता रहेगा। अलमबदी इसी जमाने में होते रहे, और बिना पैसे के विधायक होते रहे, सम्मान उनका रहा। अलमबदी होना आसान नहीं है। इस वक्त तो अलमबदी जैसा शख्स होना, डायनासोर, अरे गायब हो गए ऐसे लोग राजनीति में। अब ऐसे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। अलमबदी तो कमाल के आते थे, इतनी सरलता से आते थे, उम्र भी हो गई थी लेकिन क्या स्फूर्ति थी उनमें। ठीक बात। क्या, और सबसे बड़ी बात थी कि ये वो ऐसे फेस थे इस भ्रष्ट और करप्ट राजनीतिक दुनिया में जहां लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे है। ठीक बात। और यहां पर अलमबदी एक प्रतीक, एक ईमानदार नेता के रूप में, अब मतलब जो केवल अपनी छवि की पूंजी से ही जीत रहा है। अरे आपको मैं उदाहरण दूं, जब मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, सरकार समाजवादी पार्टी की थी और 2014 का चुनाव लड़ रहे थे मुलायम सिंह आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी, विद्रोह हो गया था, विद्रोह नहीं हुआ था, रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे,
रमाकांत यादव। और रमाकांत यादव जब चुनाव लड़ रहे थे और सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी की सरकार में लगा कि चुनाव हार जाएंगे मुलायम सिंह यादव। ऐसा ही था। मुलायम सिंह यादव चुनाव हार जाएंगे, रमाकांत यादव चुनाव हरा देंगे। और जब इनपुट मिलने लगा मुलायम सिंह यादव को, तो उन्होंने कहा कि क्या सब अच्छा, नेता के पास सब जाके कहते हैं कि जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो मुलायम सिंह भी तो बहुत खांटी आदमी थे, तो वो उनके पास कुछ लग रहा था कि इनपुट सही नहीं है, इनपुट सही नहीं है। तो मुलायम सिंह जी ने दौरा कर लिया आजमगढ़ का, और जितने लोगों से उन्होंने कहा कि क्या हाल है, अरे नेताजी इस बार आप 5 लाख वोट से जीतेंगे, कुल 5 लाख वोटर। कौन आए, नेताजी क्या, नेताजी इस बार तो मतलब अखिलेश भैया ने जो काम कर दिया है उस विकास पे ही जीत जाएंगे। कोई आए तो कहे इस बार शिवपाल चाचा ने तो गजब गंगा बहा दिया है, कुछ बचेगा ही, नेताजी इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं, यहां आने की जरूरत नहीं है। नेताजी ने कहा कि ये सब बड़े झूठे हैं, हाँ, अलमबदी को बुलाओ। अरे वाह। नेता मुलायम सिंह यादव महाराज, तो आप तो इतना नजदीक से उनको जानते थे। ठीक बात है। वो ऐसे थोड़ी थे, मास्टर आदमी, गांव से निकल के गरीबी से राज कर रहा है। ठीक बात, ठीक तो वो उन्होंने कहा कि अलमबदी को बुलाओ, तो अलमबदी साहब को बुलाया उन्होंने और कमरा बंद कर लिया। पूछा कि बताओ कि क्या होगा चुनाव का। तो अलमबदी जी ने कहा कि नेताजी आप चुनाव हार जाएंगे। हाँ, चुनाव हारे? बोले चुनाव हार रहे हैं, हार नहीं जाएंगे, चुनाव आप हार रहे हैं। बोले सरकार हमारी ये चुनाव, बोले चुनाव हार रहे हैं आप। तो बोले अब क्या करना चाहे? बोले कि राम गोपाल यादव को यहां लगाइए, राम गोपाल यादव को तुरंत बुलाइए नोएडा दिल्ली से और यहीं लगाइए, और उनको कहिए कि यहीं रहें, क्योंकि शिवपाल यादव तो मंत्री थे, तो वो यहां कैंप कर नहीं सकते थे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो वो आजमगढ़ में कैंप कर नहीं सकते थे। मुलायम सिंह नेता थे, पूरे प्रदेश को जिताना था, तो वो कैंप कर नहीं सकते थे। घर का एक वरिष्ठ जिम्मेदार व्यक्ति जो दिल्ली में था और परिवार का था, सक्षम था और फैसला लेने में भी सक्षम था, वो था रामगोपाल यादव। तो बोले कि रामगोपाल यादव को लाइए, चुनाव हार जाएंगे। नेताजी ने तुरंत रामगोपाल जी को वहां से फोन किया, और रामगोपाल जी रातों रात ट्रेन पकड़ के कैफियत ट्रेन पकड़ लिया उन्होंने, और कैफियत ट्रेन पकड़ के सीधे आजमगढ़ लैंड कर गए, और रेलवे स्टेशन के पास एक होटल ले लिया उन्होंने, और उसी रेलवे स्टेशन के पास वो रहने लगे। चुनाव तब 10 दिन में कंट्रोल हुआ। फिर कहा अलमबदी ने कि एक और काम करिए कि परिवार के जितने लोग हैं, धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र तक, उन सबको आप यहां लगा दीजिए। फिर धर्मेंद्र यादव का पूर्वांचल में नेटवर्क है, धर्मेंद्र यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति किए हुए छात्र, तो उनका वो पूर्वांचल में कनेक्ट है, हर जिले में, देवरिया, धर्मेंद्र वैसे भी कनेक्टर सब, बलिया में, आजमगढ़ में, वो छात्र जो इलाहाबाद से जो पूर्वांचल के लोग पढ़ने जाते हैं तो कनेक्ट है। तो धर्मेंद्र यादव को बुलाया गया वहां पे। फिर उसके बाद से परिवार के शिवपाल यादव ने डेरा डालना शुरू किया। फिर पूरी अखिलेश यादव की कैबिनेट आजमगढ़ में लगा दी गई, और तब जाके हारते हारते मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते। ये थे अलमबदी साहब, ये उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। और आज के परिप्रेक्ष्य में अलमबदी होना बहुत मुश्किल काम है। आखिरी थे अलमबदी। हाँ, बिल्कुल मुश्किल काम। वो डीएनए खत्म हो गया। इस 22 के चुनाव में आखिरी थे अलमबदी, तो इसमें ये डीएनए खत्म हो गया। जी सर। तो आज रेडिंग की तरफ से, हरिओम की तरफ से, वीरेश जी की तरफ से, मनोज राजन की तरफ से, दोनों लोगों को श्रद्धांजलि। ईश्वर उनको जन्नत दे, स्वर्ग दे, और उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे।